नमस्ते मित्रों, कथा नीति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधीर कुमार जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है हनीमून। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जूही दोपहर के खाने के बाद मोबाइल में गेम खेल रही थी। उसे थोड़ी भूख लगी तो वह किचन में गई और फ्रिज में से ठंडा मीठा संतरा लेकर आ गई और छील कर खाने लगी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। उसकी सास का फ़ोन था। ये देखकर उसने तुरंत ही फ़ोन काट दिया, लेकिन बार बार फ़ोन आने लगा तो उसने मोबाइल ऑफ ही कर दिया। तभी उसकी माँ सुमित्रा जी कमरे में आई और बोली, बेटी, तुम्हारी सास का फ़ोन आया था मेरे पास। यह सुनकर वह कहने लगी, उन्हें तो बिल्कुल भी चैन नहीं है। मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने आपको फ़ोन कर दिया। सुमित्रा जी हैरानी से बोली, देखो बेटी, तुम्हें यहाँ पर आए हुए 8 दिन हो गए हैं। तुम्हारे सास ससुर वहाँ अकेले हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो कहती हूँ कि तुम ससुराल वापस चली जाओ आज ही। जूही मुंह बनाते हुए बोली, क्यों? क्या यह घर मेरा नहीं है? मैं यहाँ पर रह नहीं सकती? मेरे पति ऑफिस के टूर पर 20 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं, तो वहाँ अकेले रहने में मेरा मन नहीं लगता है। सास ससुर छोटे छोटे कामों के लिए मुझे दौड़ाते रहते हैं। मैं यहाँ पर कुछ दिनों तक आराम से नहीं रह सकती क्या माँ? इतना कहकर वह फिर अपने मोबाइल उठाकर पैर पटकते हुए कमरे से निकल गई। सुमित्रा जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उनकी बहू सीता उनके लिए चाय बना कर ले आई। उन्हें परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ अम्मा जी? आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। अब सुमित्रा जी बहू से क्या कहती, बोली, कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही। तभी सीता के फ़ोन की घंटी बजने लगी। थोड़ी देर तक बात करने के बाद बोली, नहीं माँ, यहाँ पर जीजी भी आई हुई है और मम्मी पापा को भी मेरी ज़रूरत है। मैं अभी मायके नहीं आ सकती हूँ, अगले सप्ताह देखती हूँ। सुमित्रा जी ने जब अपनी बहू की यह बात सुनी तो उनका मन भर आया। सोचने लगी, एक मेरी बहू है जो मायके वालों के बुलाने पर भी मायके नहीं जाती, सास ससुर की फिक्र करती है, ननद की फिक्र करती है, और एक मेरी बेटी है जो अपने सास ससुर के प्रति अपने फर्ज निभाने के डर से ही यहाँ मायके में आकर छिपकर बैठी हुई है। जब से जूही घर पर आई थी तब से सीता भी परेशान परेशान रहती थी, क्योंकि वह हमेशा भाभी के पीछे ही पड़ी रहती थी, उसके काम में कमियां निकालती रहती थी। सीता को समझ में नहीं आता था कि अगर ननद जी हर काम में इतनी परफेक्ट है तो अपनी गृहस्थी क्यों नहीं संभाल रही, यहाँ मेरी गृहस्थी को परफेक्ट बनाने की कोशिश क्यों कर रही है। लेकिन वह जानती थी कि वह कुछ बोली तो सास और ननद दोनों बुरा मान जाएंगी, इसीलिए वह चुपचाप ही यह समय निकाल रही थी। अगली सुबह सीता का पति टिफिन लेकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया तो वह घर के बाकी कामों में जुट गई। उसकी ननद ने तो सुबह सवेरे ही नाश्ता कर लिया था और वह मोबाइल में कोई मूवी देख रही थी। सोफे पर लेटे हुए कहने लगी, भाभी, जरा मेरे लिए एक कप कॉफी बना देना। सीता बोली, दीदी, अभी तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आप अपने लिए कॉफी खुद ही बना लीजिए ना। उसकी बात सुनकर जूही गुस्से में कहने लगी कि मेरे ही घर में तुम मुझे काम करने के लिए कह रही हो? चुपचाप जाओ और मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। लेकिन सीता ने पहले साफ सफाई की, बाद में कॉफी बनाने के लिए गई। तब उसकी ननद गुस्से में उससे कहने लगी कि अब मुझे कॉफी नहीं पीनी, मेरे लिए नींबू पानी बना कर ले आओ। सीता उसकी ऑर्डर करने की आदत से परेशान हो गई थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती थी। ऐसे ही अगली रात को सीता अपने कमरे में लेटी थी कि तभी ननद जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। वह दरवाजा खोलकर बाहर आई तो उसकी ननद बेहद गुस्से में लाल आंखें करते हुए बोलने लगी, वाह वाह भाभी, तुम यहाँ आराम से सो रही हो और वहाँ मम्मी किचन में अपने लिए और पापा के लिए दूध गर्म कर रही है। क्या एक बहू का यही फर्ज होता है कि सास तो रसोई में काम करे और बहू अपने पति के संग गुलछर्रे उड़ाए? लगता है कि तुम्हारा हनीमून अभी खत्म ही नहीं हुआ है। इस तरह से अपने हनीमून के रोमांस के चक्कर में अपने सास ससुर को अकेले छोड़कर भगवान के भरोसे छोड़ देना क्या ठीक है? सास ससुर को अकेले छोड़कर अपने मायके में पड़ी हुई ननद को देखकर भाभी को मन ही मन बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। इस पर जूही का साहस और बढ़ गया। उसने अपना गुस्सा और जताते हुए एक जोरदार चाटा उसे मार दिया। आप खुद तो मम्मी पापा को रात में दूध देती नहीं है, इतनी ठंडे में मम्मी खुद रसोई में दूध लेने जाती हैं। आपको केवल घर में हनीमून मनाने के लिए नहीं, बल्कि इन दोनों की सेवा करने के लिए भी लाया गया है, परिवार का ध्यान रखने के लिए लाया गया है। अभी ननद ये कह ही रही थी कि उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा और सुमित्रा जी ने गुस्से में गरजते हुए कहा, बस कर जूही,
ये क्या बोल रही है तू मेरी बहू को, और इसे थप्पड़ मारने की तेरी हिम्मत भी कैसी हुई? जूही हैरानी से बोली, माँ, अपनी बहू के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? सुमित्रा जी उसे खींचकर बहू के कमरे से दूर लेकर गई और बोली, इतनी रात को तुम बहू के कमरे के बाहर क्या कर रही थी? जूही ने बताया, माँ, मैं तो तुम्हारे बारे में हमेशा सोचती रहती हूँ। इतनी ठंड में तुम रसोई में जाकर दूध ले रही थी और भाभी अपने कमरे में मौज मस्ती कर रही है, इसीलिए। सुमित्रा जी ने उसे झकझोरते हुए कहा, ये तो कैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है? बहू दिन भर काम करके थक जाती है, क्या उसे आराम करने का हक नहीं है? और मैंने ही बहू को कहा है कि छोटे छोटे मेरे काम मैं खुद करूँगी ताकि मेरे हाथ पैर भी चलते रहें। और तू जो अपने भाभी को सास ससुर की सेवा करने का पाठ पढ़ा रही है, तो खुद यहाँ 10 दिनों से पड़ी हुई है। वहाँ पर तेरे सास ससुर रोज फोन कर करके तुझे घर आने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन तू कहती है कि जब पति घर पर नहीं है तो मैं सास ससुर की सेवा करने के लिए उस घर में क्यों रहूं? जब तू अपनी सास ससुर के बारे में नहीं सोच रही तो अपनी भाभी को इतना ज्ञान देने वाली तू कौन होती है? माँ से ऐसी कड़ी बातें सुनकर जूही की आंखें शर्म के मारे झुक गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। एक तो माँ ने उसे पहले थप्पड़ मारा था जोरदार, वह भी भाभी के सामने, और फिर अब माँ उसे अपने ससुराल जाने के लिए समझा रही थी। गुस्सा भी हो रही थी और समझा भी रही थी। तभी सीता ने आकर अपने ननद कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दीदी आप प्लीज रोइए मत। फिर अपनी सास से बोली, मम्मी जी जाने दीजिए ना, दीदी मुझे कुछ भी बोल रही थी तो मैंने बुरा नहीं माना। सुमित्रा जी बोली, बहू ये कोई छोटे बच्चे नहीं है। अगर तुम्हें यह तुम्हारे फर्ज गिनवा सकती है तो मैंने कितनी बार कहा है कि इसे भी अपने सास ससुर को जाकर देखना चाहिए, उन्हें इसकी जरूरत है, इसे उनकी देखभाल करनी चाहिए, तो ये मेरी बात को टाल देती है और तुम्हें सेवा का पाठ पढ़ाती रहती है। फिर आज इतनी रात को तुम्हें इसने उठाया और ये सब सुना रही है। जूही शर्मिंदा सी खड़ी थी। आज माँ के तमाचे ने उसे हिला कर रख दिया था। वह धीरे से बोली, माँ मुझे माफ कर दो, कल सुबह ही सुबह मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। सुमित्रा जी ने थोड़े आश्वस्त होते हुए कहा, अब तुम सिर्फ बेटी नहीं बल्कि बहू भी हो जूही, और तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी समझकर उसे निभाना होगा। कल को जब तुम्हारे सास ससुर की संपत्ति तुम्हें मिलेगी तब तो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर आज उन्हें यूं अकेले राम भरोसे छोड़कर तुम इस घर में कैसे रह सकती हो? तुम इस तरह से रहती हो तो मेरा मन मुझे कचोटता है कि मेरी बेटी ऐसी क्यों हो गई है। मेरी परवरिश में शायद कमी रह गई है जो वह अपने फर्ज निभाने से पीछे भाग रही है। एक मेरी बहू है, उसे देखो, उसे तो माँ के घर पे बुलाया जाता है, फिर भी वो यहाँ से नहीं जाती है कि यहाँ कौन संभालेगा घर के कामकाज। फिर भी तुम उसे ही उसके फर्ज गिनवाती हो, और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया, इसीलिए गुस्से में मेरा हाथ भी उठ गया, वरना मैं तुम्हें थप्पड़ कभी नहीं मारती। जूही अपने कान पकड़ते हुए भरी हुई आंखों से बोली, सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। सुमित्रा जी ने कहा, तुम काम चोरी करके मेरे संस्कारों पर उंगली उठा रही हो जूही, और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। इतने दिनों से मैं तुम्हें प्यार से समझा रही थी, इसीलिए आज मेरा गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही भड़क गया। जूही तू भी मुझे भी माफ कर दे, मैंने आज तक कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज मेरा हाथ उठ गया। लेकिन मुझे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। माँ की बात सुनकर जूही भारी कदमों के साथ कमरे में अपने वापस चली गई और अपना सामान समेटने लगी। अब तो उसे वहां रुकने का एक जरा सा भी मन नहीं कर रहा था। उधर सीता अपनी सास के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, धन्यवाद माँ जी, जो ऐसे समय पर आपने मेरा साथ दिया, वरना मैं तो डर ही गई थी कि कहीं दीदी की तरह आप भी मुझे ही गलत तो नहीं समझ रही हैं। सुमित्रा जी ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटी तू तो दिन भर इतना काम करती है, तुझे भी तो आराम करने का पूरा हक है। वैसे भी ठंड ज्यादा बढ़ गई है, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। और मेरी बेटी में भी बचपना है थोड़ा, इसलिए वह इतना कुछ तुझे भूल गई। हो सके तो तू उसे भी माफ कर देना बेटी। सीता ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी मम्मी जी, मैंने दीदी की बात का कभी बुरा माना भी नहीं और आज भी नहीं मानूंगी। आप भी जाकर सो जाइए। सुमित्रा जी अपने कमरे में चली गई। देर रात उनकी आंखों में नींद आज कोसों दूर थी, क्योंकि उन्होंने अपनी जवान बेटी पर हाथ उठा दिया था। लेकिन बेटी भी तो मर्यादा की रेखा से बढ़कर अपनी भाभी पर हाथ उठा चुकी थी।
तो उन्हें भी कोई ना कोई कठोर कदम तो उठाना ही था। अगली सुबह नाश्ते के बाद जूही अपना बैग लेकर आई और बोली, अच्छा भाभी, माँ, मैं चलती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा मेरी राह देख रहे होंगे। सुबह ही मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था कि आज मैं घर आ रही हूँ। सुमित्रा जी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, जाओ बेटी, जाओ, अच्छे से अपना फर्ज निभाओ और अपनी गृहस्थी में खुश रहो। कल को यदि तुम्हारा बेटा हुआ तो तुम भी तो कभी सास बनोगी ना। तब बहू तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी, तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना। उसी तरह आज तुम्हें अपने फर्ज ईमानदारी से निभाना चाहिए। बेटी को माँ की बातें समझ में आ चुकी थी। वो उनके गले लगकर आंखों में आंसू लिए हुए बोली, धन्यवाद माँ, तुमने मुझे सही राह दिखाई, वरना मैं तो अपने ही कर्म खराब कर रही थी, अपना ही भविष्य खराब कर रही थी। फिर वो अपनी भाभी के भी पास गई और उससे गले लगते हुए बोली, सॉरी भाभी, मैंने गुस्से में आकर आप पर हाथ उठा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे माफ़ कर दो। सीता भाभी ने उस प्यार से उसके माथे को सहलाया और कहा, दीदी, मैंने तो दोपहर का खाना बना दिया है, मैं टिफिन में पैक करके देती हूँ। अब अपने साथ सास ससुर को भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना खिलाना। आप घर पहुँचोगी तो आपको घर जाते ही खाना नहीं बनाना पड़ेगा। भाभी का यह प्यार भरा व्यवहार देखकर जूही मन ही मन आत्मग्लानि के सागर में डूबने लगी कि मैंने तो भाभी पर हाथ उठाया था और भाभी, वो तो आज भी मेरे बारे में इतना सोचती है। भरे मन से जूही मायके से अपने ससुराल चली गई, अपने फर्ज को बखूबी निभाने के लिए। मित्रों, हर माँ का यह फर्ज बनता है कि वह अपना फर्ज बखूबी निभाने के लिए अपनी बेटियों को तैयार करे। घर में माँ अगर बेटी की गलती पर उसे समझाए, उसे सही राह दिखाए, तो बेटियों की गृहस्थी भी बर्बाद नहीं होगी और ना ही बहू के जीवन में जहर घुलेगा। आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।